हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स गैलरी, जहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो अपने वीडियोस में मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 11th की इकोनॉमिक्स, जिसके कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है क्लास 11th के लिए स्टेटिस्टिक का। तो बताना चाहूंगी कि स्टेटिस्टिक के ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाइए और जाके उन वीडियोस को वॉच कीजिए, ताकि आपको आज का पार्ट बहुत इजीली समझ में आ सके। तो चलिए, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्टैटिस्टिक का। और जो आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है उसका नेम है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक। अब स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक क्या होता है आपका? स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टडी, यानी आप स्टैट्स में पढ़ने क्या क्या वाले हो। तो चलिए देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग स्टैट्स में। सबसे पहला हम लोग नेचर पढ़ेंगे, सेकंड हम लोग सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे, देन थर्ड हम पढ़ेंगे लिमिटेशन। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक की। अब जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो साइंस भी होता है और आर्ट भी होते हैं। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ने कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो वहां पे भी आता है कि अकाउंटेंसी साइंस है या आर्ट है। मैनेजमेंट पढ़ते हो तो साइंस है या आर्ट है। बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं तो साइंस है या आर्ट है। जस्ट लाइक दैट हम लोग एवरी सब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं कि वो साइंस है या आर्ट है। लेकिन हमारे इस टॉपिक में हम बहुत ज्यादा ब्रॉड में डिस्कस नहीं करने वाले, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखिए, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, साइंस स्टैटिस्टिक्स आपका साइंस भी और आर्ट भी है। एज अ साइंस स्टैटिस्टिक क्या करता है? स्टडीज द न्यूमेरिकल डाटा इन अ साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर। तो स्टैटिस्टिक्स जैसा कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल डाटा होता है, तो उसको साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक तरीका क्या होता है? कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस बने हुए हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। और एज एन आर्ट क्या करता है? एज एन आर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है उनसे रिगार्डिंग है। देखिए, आर्ट हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात करती है। जब आप स्टैटिस्टिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा वी आर एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मच बेटर देन द अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मोर मीनिंगफुल टू एनालिसिस when the size of unemployment is supported by the quantitative data। क्या कहना चाह रहे हैं कि आप बेरोजगारी की समस्या को तब ज्यादा बेटर वे में समझ सकते हो जब आप उसको क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन दे देते हो, यानी उसको कहीं ना कहीं करेक्शन कर देते हो। हम उसे बेटर सॉल्व कर सकते हैं जो आपकी बेरोजगारी की प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर के अंदर दो चीजें करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर क्या क्या चीजें आती है। दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक आता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा आता है इनफेरेंटियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? तो डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में, जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के उन मेथड्स की स्टडी करते हैं जिनका यूज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस के अंदर किया जाता है, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्सन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर एंड ऑल दैट, तो वो आप कहलाते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ रहे हो। लेकिन अगर हम इनफेरेंटियल स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो इनफेरेंटियल स्टैटिस्टिक्स रेफर करता है टू ऑल सच मेथड्स बाय व्हिच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल। कहने का मतलब कि आप जब इनफेरेंटियल स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हो तो इसमें आपका जो कंक्लूजन निकलता है वो सैंपल या सेंसस मेथड के बेस पे निकलता है। अब ये सेंसस और सैंपल मेथड क्या होते हैं? सेंसस और सैंपल मेथड को डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगी मैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, कि सैंपल और सेंसस मेथड से किस तरीके से कंक्लूजन ड्रॉन किए जाते हैं। अब ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 इसी का ये, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। तो बेसिकली सैंपल के अंदर क्या होगा कि आप किसी भी पूरे यूनिवर्स में से, यानी पूरे डाटा में से एक सैंपल निकालते हो और उसके बेस पे रिजल्ट निकाल लेते हो। तो वो जो आप स्टडी करते हो वो क्या कहलाता है? आपका इनफेरेंटियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक का। तो स्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि हर सब्जेक्ट की लिमिटेशंस होती है। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक जो है होती है आप लोगों की, वही आपकी क्या बन जाती है? ऑलमोस्ट उसी में अगर ओनली वर्ड ऐड कर दिया जाए तो आपकी लिमिटेशन बन जाती है। जैसे कि फर्स्ट नंबर देखें, फर्स्ट नंबर है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली।
स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करता है, जैसे कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, विजडम, हेल्थ, पैट्रियोटिज्म, जस्टिस, ये सब चीजें क्वांटिटेटिव नेचर में होती हैं, आप नंबर में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप कैसे बता सकते हो कि जो हेल्थ है या विजडम है, किस तरीके से आप नंबर में बता सकते हो? आप नंबर में नहीं बता सकते तो आप स्टैट्स के अंदर भी शामिल नहीं हो सकते, तो ये होगी वन ऑफ द लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। अब स्टेटिस्टिक के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट्स की ही स्टडी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट ऑफ अ क्लास डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टेटिस्टिक्स, बट द एवरेज मार्क्स ऑफ हैव स्टेटिस्टिकल रेलिवेंस। आपके मैथ्स में सिर्फ 25 नंबर आए आउट ऑफ 30, तो कोई रेलिवेंस नहीं है, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स का जो टोटल होगा, देन आप उससे कुछ परसेंटेज निकाल के कंक्लूजन निकाल रहे हो, आपका रैंक क्या है क्लास में, तो क्या बन जाएगा आपके लिए, स्टेटिस्टिक्स बन जाएगा। यानी सिंगल नंबर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है स्टेटिस्टिक्स में, अगर आप एग्रीगेट यूज नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। स्टेटिस्टिक के अंदर डाटा आपका सेम होना चाहिए। होमोजेनिटी वर्ड का मतलब होता है सेम, है ना, सेम होना चाहिए। तो भाई आपका डाटा तब तक इस लायक नहीं बन सकता, कंपैरिजन की क्वालिटी नहीं आ सकती जब तक डाटा सेम सेम नेचर का नहीं है। तो अगर अलग अलग डाटा है तो भी आपके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। टू कंपेयर डाटा इट इज असेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। डाटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज एंड काइंड्स कैनॉट बी कंपेयर्ड। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कैनॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। अगर आप लोग फूड ग्रेन ले रहे हो तो फूड ग्रेन में आप व्हीट लीजिए, राइस लीजिए, पल्सेस लीजिए, इनका आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन आप फूड का क्लॉथ से नहीं कंपैरिजन कर सकते। क्लॉथ का प्रोडक्शन करें तो क्लॉथ की अलग अलग वेराइटीज होनी चाहिए ना, मतलब डाटा सिमिलर नेचर का होना चाहिए तो ही कंपैरिजन हो सकता है, अदरवाइज आपका डाटा यूजलेस है। ये भी वन ऑफ द लिमिटेशन है, अगर डाटा डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का है तो आपके लिए कोई फायदा नहीं उसका। रिजल्ट आर ट्रू ऑन एन एवरेज बेसिस। अब स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है कि रिजल्ट ऑन एन एवरेज ट्रू होते हैं। ऑन एन एवरेज का मतलब क्या है, जैसे कि आपने मान लीजिए ये बोला कि इंडिया के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है वो 50,000 पर एनम है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि जो इनकम है ईच एंड एवरी इंडियन इज रुपीज 50,000, है ना, कुछ की उससे ज्यादा होगी, कुछ की उससे कम होगी। सम में हैव मोर एंड सम में हैव लेस। तो लेकिन स्टिल आपको पर कैपिटा इनकम जो है वो एक एवरेज की फॉर्म में चाहिए, अदरवाइज आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे ना। तो जो रिजल्ट होते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस सही होते हैं, एक जो एवरेज निकल के आता है आपका। तो ये भी वन ऑफ द लिमिटेशंस है आपकी। कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी टेक्निक्स तो बच्चों ऐसी है जो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे पूछूं कि इंडेक्स नंबर क्या होता है या रिग्रेशन टेक्निक क्या होती है, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है, आपको नहीं पता होगा, है ना, वो आप लोग कब सॉल्व कर पाओगे, जब आप उसे सीख लोगे बहुत अच्छे से। तो भाई ये सारी टेक्निक्स ना एक एक्सपर्ट यूज कर सकता है, आम इंसान इसे नहीं समझ सकता और सही से यूज नहीं कर सकता। तो ये भी वन ऑफ द क्या है, लिमिटेशंस है स्टैटिस्टिक की। चलिए तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं और एंड करेंगे इस चैप्टर का। टॉपिक का नेम है फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या काम है और क्या इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक की, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन या फिर इंपॉर्टेंस, एक्सप्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, किसी भी इकोनॉमिक यानी आर्थिक समस्या को क्वांटिटेटिव नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे देश में गरीबी है, देश में बेरोजगारी तो है, लेकिन कितने परसेंट, आप बोलो कि देश में 21% लोग अंडर द बीपीएल आते हैं, तो ये क्या है, अपने गरीबी की प्रॉब्लम को एक क्वांटिटेटिव मेजर्स दे दिया। तो इसके अंदर यही चीज एक्सप्लेन की गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। सेकंड आपके पास इंपॉर्टेंस है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन पॉसिबल्स। तो ये काम भी स्टैटिस्टिक्स करता है। तो स्टैटिस्टिक्स डाटा को इस लायक बनाता है टू मेक इंटरसेक्ट एंड इंटरपर्सनल कंपैरिजन। इंटरसेक्टरल कंपैरिजन मींस कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। तो आपके पास अगर डाटा है, चाहे वो जीडीपी से रिगार्डिंग है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग है, किसी भी चीज से रिगार्डिंग डाटा है सेक्टर वाइज, तो आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मींस अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम ओवर द टाइम। हमेशा टेम्पोरल टाइम को डिनोट करता है इकोनॉमिक्स के अंदर, टी से टेम्पोरल, टी से टाइम, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन का मतलब है आप समय के आधार पे जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी का प्रॉफिट है 2022, 23, 24, 25, तो आपके पास प्रॉफिट गिवन है, तो ये डाटाज है और यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल कर पा रहा है किसका, इंटर टेम्पोरल, यानी समय के आधार पे आपका जो
कंपैरिजन है वो पॉसिबल हो पा रहा है। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को पता लगाना। देखिए जैसे वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, हमारा हाथ देख के पता लगाते हैं ना कि भाई आपकी लाइफ में ये होने वाला है, ऐसे इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, स्टेटिस्टिक्स को देख के पता लगाते हैं कि एक कंट्री, एक इकोनॉमी के आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा, या फिर मंदी का या डिप्रेशन का दौर आने वाला है, क्या सिचुएशन चेंज होने वाली है, वो डाटा के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट आपके पास देखिए जैसे इसमें एक एग्जांपल समझ लेते हैं। व्हेन वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ प्राइस लेवल ओवर द सेवरल ईयर, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग, जब आप लगातार कुछ सालों की प्राइस लेवल, प्राइस अप एंड डाउन हो रहे हैं, उसके बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं, तो जो इकोनॉमिक्स है वही पता लगाते हैं अबाउट द लाइकली ट्रेंड और पैटर्न ऑफ द प्राइस लेवल इन द नियर फ्यूचर, कि आने वाले समय में प्राइसेस कैसे रहने वाले हैं। आप लोग देखते हैं कई बार शेयर मार्केट पे भी ऐसा होता है कि हमें वही जो शेयर जो आपके वो होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एक्सपर्ट्स पहले सलाह दे देते हैं कि भी प्राइस अप जाएंगे या डाउन जाएंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो ये सब इकोनॉमिक्स ही होते हैं जो डाटा को एनालिसिस करके कंक्लूजन्स निकालते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तो भाई बहुत सारी नीतियां भी बनती है देश के अंदर जो स्टैटिस्टिक पे बेस होती हैं। बहुत सारी, आप इसमें बहुत कोई भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखो, बाय नोइंग द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, टैक्सेशन रेट, कि आपके देश के लोग कितने % टैक्स पे कर सकते हैं, उनका पर कैपिटा इनकम लेवल कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो टैक्स इम्पोज करेगी ना। इसके अलावा टैक्सेशन के अलावा जैसे कि जीएसटी की जो पॉलिसी है, असेंशियल गुड्स के ऊपर 0% टैक्स रखा गया है। इसके अलावा और बहुत सारी नीतियां होती है गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट डाटा को यूज करके ही बनाती है। लास्ट इंपॉर्टेंस या इसका फंक्शन है वर्किंग आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण का पता लगाना और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात का भी पता लगाना, ये भी एक स्टैटिस्टिक का काम है। देखिए, बाय देयर स्टैटिस्टिकल स्टडी इकोनॉमिक्स हैव कम टू नो दैट इट इज बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन डिमांड दैट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी हैज स्टार्टेड द श्रिंक, क्योंकि लगातार देश के अंदर डिमांड घटती जा रही है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम होने का मतलब है लोग खर्चा नहीं कर रहे, लोग उसे नहीं खरीद रहे, तो एज अ प्रोड्यूसर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या कम करेंगे, रिड्यूस कर देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट, है ना। तो वही लिखा हुआ है दैट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी हैज स्टार्टेड to shrink, they can suggest to the government to adopt such measure as would increase in the level of demand in the economy। देखिए पता तो लगा लिया हमने कि इन्वेस्टमेंट क्यों घट रही है, डिमांड घटने की वजह से। अब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा देश के अंदर या उसके लिए क्या मेजर सजेस्ट करने चाहिए, वो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं वर्किंग आउट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, किसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा और उस इफेक्ट को रोकने के लिए आपको क्या पॉलिसीज यूज करनी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि यहाँ पे एंड होता है। होप सो आपको समझ में आया, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।